आमतौर पर ना हॉरर फिल्मों या डरावनी कहानियों में एक बहुत ही घिसा पिटा सा रूल होता है। मतलब जैसे ही कोई अजीब सी खुरचने की आवाज आती है या कमरे की लाइटें अचानक से झपकने लगती हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो कहानी के जो किरदार होते हैं ना, वो बिना किसी टॉर्च के सीधे सबसे अंधेरे तहखाने में जाने की बेवकूफ़ी करते हैं, जो कि असल जिंदगी में कोई नहीं करेगा। वही तो। और फिर जैसे ही कोई भयानक साया सामने आता है, उनका सारा लॉजिक हवा हो जाता है और वो चीखते हुए उल्टे पैर भाग खड़े होते हैं। मतलब ये तो एक बहुत ही सीधा सा गणित है ना, खतरा दिखा और आप भाग लिए। बिल्कुल। और इस रिएक्शन के पीछे एक बहुत ही ठोस साइंटिफिक कारण भी है। डर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हमारे दिमाग को किसी खतरे का आभास होता है ना, तो वो तुरंत एड्रेनलिन रिलीज करता है। ये जो फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली जो टेंडेंसी है, ये इंसानों में बहुत ही बेसिक है। कोई भी नॉर्मल इंसान जब मौत को अपने सामने देखेगा तो उसका शरीर अपने आप उसे बचाने में लग जाएगा। राइट। लेकिन सोचिए, अगर हम इस पूरी तरह से स्थापित नियम को ही पलट दें तो क्या होगा? मेरा मतलब है कि अगर कोई इंसान एक ऐसी खौफनाक सिचुएशन में फंस जाए जहां मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो, लेकिन वो भागने या चीखने के बजाय बस उस खौफनाक अंधेरे की आंखों में देखे और बस मुस्कुरा दे। बाप रे, ये तो और भी ज्यादा डरावना है ना? क्या हो अगर खुद को बचाने की वो जो तीव्र चाहत होती है, वो किसी और चीज के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दे? आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक रहस्य को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। सभी सुनने वालों का स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। मैं यहाँ इस कहानी के मनोविज्ञान और उन गहरे संकेतों को डिकोड करने के लिए हूँ जो अक्सर ऐसी कहानियों में छिप जाते हैं। और मैं आपकी होस्ट हूँ। आज की हमारी स्रोत सामग्री आरव और रिया की अमर कहानी के उन पन्नों का एक बहुत ही डीप और विस्तृत विवरण है। आज का हमारा मिशन ही ये समझना है कि कैसे अलौकिक खौफ और एक बेहद गहरा इमोशनल बॉन्ड जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। ये टकराव ही इस पूरी सामग्री को महज एक डरावनी कहानी से उठाकर एक साइकोलॉजिकल स्टडी में बदल देता है। हम यहाँ सिर्फ किसी पुरानी श्रापित हवेली या किसी भटकती आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कोई टिपिकल घोस्ट स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक चरम बलिदान, मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना लिया गया एक फैसला, कैसे प्यार को हमेशा के लिए एक अमर साय में बदल देता है। ये कहानी इंसान के दिमाग, उसके दर्द और उस याद की पड़ताल करती है जो राख के ढेर में भी जिंदा रह जाती है। और पता है, ये सामग्री पढ़ते समय मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये है कि कहानी ना एक ही पल में आपको खौफ से कंपा देती है और अगले ही पल वो बहुत इमोशनल हो जाती है। एक्चुअली वो मानवीय भावनाओं की इतनी गहराई में ले जाती है कि इंसान सुन रह जाए। इसमें खौफनाक रात का जिक्र है। एक ऐसा आईना है जो असलियत नहीं दिखाता, बल्कि सीधा आपके दिमाग के अंदर का खौफ दिखाता है। और दो ऐसे लोग हैं जो अपने डर से कहीं ज्यादा एक दूसरे की परवाह करते हैं। अगर हम कहानी की शुरुआत देखें तो ये घर इंसान के दिमाग से कैसे खेलता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वो सीन है जहां आरव उस पुराने घर के ऊपर वाले कमरे में पहुंच चुका है। वो सीन बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से लिखा गया है। सच में माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। खिड़की टूटी हुई है, कमरे में सिर्फ हल्की सी चांदनी आ रही है और आरव आईने के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसे अपना अक्स दिखाई नहीं देता। हाँ, उसे अपना नहीं किसी और का चेहरा दिखता है। देखिए, आईना जो होता है ना, वो आमतौर पर हमारी अपनी पहचान या कहें कि सेल्फ आइडेंटिटी का प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ वो घर उस वास्तविकता को ही तोड़ रहा है और तभी तभी पीछे से एक बेहद ठंडी आवाज आती है। उफ, ओ लाइन, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे वो पढ़कर। और जब आरव मुड़ता है तो उसके सामने रिया खड़ी है। अगर कोई भी इंसान किसी सुनसान और डरावनी जगह पर हो और उसे पीछे से ऐसी आवाज सुनाई दे तो उसकी क्या हालत होगी, हम बस सोच ही सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा विचलित करने वाली थी ना, वो रिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस थे। वही तो। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि उसके चेहरे पर डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान है। ये बहुत डिस्टर्बिंग था। बिल्कुल। ये अजीब सी मुस्कान इस बात का पहला संकेत है कि रिया पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं है। वो उस घर की एक तरह से कठपुतली बन चुकी है। बाप रे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही मार्मिक बदलाव आता है। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी असली आवाज में कांपते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो मतलब वो अंदर ही अंदर लड़ रही थी उस घर से। एग्जैक्टली। ये मुस्कान और आंसुओं का जो कॉन्ट्रास्ट है ना,
ये इस बात का प्रतीक है कि रिया के भीतर एक भयंकर मानसिक युद्ध चल रहा है। उसकी बची खुची इंसानियत उस घर के खौफनाक कंट्रोल से लड़ रही है। और तभी सिचुएशन पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। अचानक से धड़ाम से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पूरा घर कांपने लगता है। दीवारें ऐसी आवाज कर रही हैं जैसे वो सांस ले रही हों। हाँ, और रिया कहती है वो जाग चुका है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये घर ना, ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, ये एक जीवित एंटिटी है। सही कहा। रिया बताती है कि इस घर में जो भी आता है, उसका डर, उसका दर्द, सब कुछ ये घर अपने अंदर कैद कर लेता है और धीरे धीरे उसे अपना हिस्सा बना लेता है। अगर मैं इसे किसी उदाहरण से समझाऊं तो मुझे ये किसी वीनस फ्लाइट ट्रैप पौधे की तरह लगा। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इसे थोड़ा और डिटेल में बताइए। देखिए, वो जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है ना, वो सिर्फ कीड़े के आने का इंतजार नहीं करता। वो एक तरह का आकर्षण पैदा करता है। बाहर से वो बहुत ही शांत और नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही कोई शिकार उसके अंदर कदम रखता है और उसकी सेंसिटिव सतह को छूता है तो उसकी पंखुड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। और फिर वो पौधा धीरे धीरे उस शिकार को पचाने लगता है, उसे पूरी तरह से सोख लेता है। ये घर भी ना ठीक ऐसा ही है। ये लोगों को अंदर खींचता है, लेकिन ये उनका खून या मांस नहीं चूसता। ये उनकी नेगेटिविटी चूसता है। हाँ, ये उनकी नकारात्मक भावनाओं, उनके ट्रॉमा और उनके दर्द को अपने अंदर सोख कर खुद को जिंदा रखता है। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। ये घर बेसिकली एक प्रकार का साइकोलॉजिकल स्पंज है। और आईने में जो हलचल होती है ना, जहां एक बहुत लंबा और डरावना काला साया दिखाई देता है, जिसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। उफ, वो इमेजिनेशन ही कितनी खौफनाक है। वो कोई आम भटकती आत्मा या भूत नहीं है। वो साया असल में उस हवेली की इकट्ठी की गई बुराई का फिजिकल फॉर्म है। मतलब इतने सालों का दर्द एक आकार ले चुका है। बिल्कुल। दशकों से उस घर ने जितने भी लोगों का डर, दर्द और हताशा सूखी है, वो सब मिलकर उस एक साये के रूप में घनीभूत हो गए हैं। वो साया डिप्रेशन और खौफ का शुद्ध और जीवित रूप है। ये सोचकर ही डर लगता है कि इंसानी डर एक भौतिक आकार ले सकता है, और जैसे ही वो साया अपना असली रूप दिखाता है, कहानी की स्पीड एकदम तेज हो जाती है। हाँ, लाइटें झपकने लगती हैं और रिया आरव का हाथ पकड़ती है और दोनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागते हैं। लेकिन जब वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं तो मुख्य दरवाजा ही गायब हो चुका है। दरवाजा है ही नहीं वहां। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा है और उसी अंधेरे में वो काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। रास्ता बंद होना और मौत का धीरे धीरे करीब आना, ये एक ऐसा पल है जहां अच्छे अच्छे लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाए। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आम तौर पर इंसान बेतहाशा चीखने लगता है, दीवारों पर हाथ मारता है या खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये वो पॉइंट है जहां खौफ इंसान के लॉजिक को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया। क्या? कहानी का टोन यहाँ पूरी तरह बदल जाता है। आरव भागना या दीवारों को पीटना छोड़ देता है। वो रिया को अपने पीछे कर लेता है और खुद उस साये और रिया के बीच एक शील्ड बन के खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर है, ये स्रोत में साफ लिखा है, लेकिन फिर भी वो दृढ़ता से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात खौफ के उन सभी पुराने रूल्स को तोड़ देती है जिनकी हमने शुरू में बात की थी। और इस घटनाक्रम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ना बहुत ही गहरा है। इसे हम डर की अनुपस्थिति नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि डर तो था उसे। बिल्कुल। और बिना डर के तो कोई बहादुरी होती ही नहीं है। आरव का अपनी जगह पर डटे रहना ये साबित करता है कि उसका प्रेम उस खौफनाक साये के वजूद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। राइट। इसे अगर हम फिलॉसफी के नजरिए से देखें तो ये ग्रीक कॉन्सेप्ट्स इरोस और थैनेटोस की सीधी टक्कर है। अच्छा, ये क्या होते हैं? देखिए, साया जो है वो विनाश, मृत्यु और स्वार्थ का प्रतीक है, यानी थैनेटोस। और दूसरी तरफ आरव प्रेम, जीवन और निस्वार्थता का प्रतीक है, यानी इरोस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि साया और आरव एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अपोजिट पहलू बनकर आमने सामने खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और पता है, जब रिया हैरान होकर रोते हुए पूछती है कि तुम हमेशा मुझे बचाने क्यों आ जाते हो, तो आरव मौत के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी मुस्कुराता है। हाँ। वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाहर एक शैतानी ताकत उन्हें निगलने के लिए खड़ी है और ये दोनों वहां अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। ये सीन इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि चरम अंधकार में ही रोशनी की अहमियत सबसे ज्यादा होती है।
साया दूसरों का दर्द सोखकर ताकतवर बनता है, लेकिन आरव उस दर्द को सहने के लिए खुद आगे आ रहा है। ये उस घर के पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह है। पर यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कहूँ कि एक सवाल उठाना चाहूंगी जो शायद हमारे सुनने वालों के दिमाग में भी आए। हाँ, बताइए। आरव का ये कहना सुनने में बहुत ही रोमांटिक लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिल्मों या किताबों में ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी है तो क्या ये एक तरह की खतरनाक और बेवकूफ़ी भरी जिद नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मतलब अगर दोनों वहां खड़े रहे तो दोनों ही मारे जाएंगे ना। लॉजिकली तो समझदारी इसी में थी कि अगर कोई एक बच सकता है तो उसे बच जाना चाहिए। इस जिद से तो प्यार का कोई वजूद ही नहीं बचेगा अगर दोनों ही मर गए। ये एक बहुत ही वाजिब और लॉजिकल सवाल है। अगर हम इसे बाहर से देखें तो ये एक सुसाइडल जिद ही लगती है। वही तो। लेकिन यहीं पर हमें सच्चे प्यार और परम बलिदान के अंतर को समझना होगा। आरव का कदम प्यार की वो स्टेज है जहां इंसान अपनी खुद की जान को दूसरे के सामने बिल्कुल महत्वहीन मान लेता है। हालांकि जो बात इस कहानी को सच में महान बनाती है ना, वो आरव का फैसला नहीं बल्कि रिया का फैसला है। रिया इस बात को समझ जाती है कि आरव की ये जिद उसकी जान ले लेगी। हाँ, क्योंकि पूरा घर अब बहुत जोर जोर से कांपने लगता है और वो जो काला साया है वो बिल्कुल उनके करीब आ चुका है। एग्जैक्टली। और तब रिया वो फैसला लेती है जो वास्तव में सबसे बड़ा बलिदान है। राइट। सच्चा प्यार अक्सर साथ जीने मरने की कस्में खाने या एक साथ खत्म हो जाने में नहीं होता। कभी कभी प्यार का सबसे गहरा और दर्दनाक रूप दूसरे को बचाने के लिए खुद को पीछे छोड़ देने या हमेशा के लिए मिट जाने में होता है। उफ, ये एक बहुत ही गहरी बात है। कहानी में इसके बाद जो होता है वो दिल तोड़ देता है। रिया धीरे धीरे आरव का हाथ छोड़ देती है और कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो यहाँ से चले जाओ। और आरव मना कर देता है। आरव इनकार करता है तो रिया एक ऐसी बात कहती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हर प्यार पूरा नहीं होता आरव, कुछ प्यार सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। बाप रे, ये लाइन कितनी रुला देने वाली है। और ये कहकर वो आरव को जोर से पीछे धक्का दे देती है। इस एक सीन में ना कई लेयर्स छिपी हैं। जब रिया मुस्कुराती है तो श्रोता साफ करता है कि उसकी मुस्कान में अब डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि रिया ने अंत में उस घर के खौफ पर जीत हासिल कर ली थी। वो घर लोगों को डराकर उन्हें अपना हिस्सा बनाता था, लेकिन रिया अब डरी भी नहीं थी। उसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। उसका वो धक्का सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं था, वो आरव को जिंदगी की तरफ धकेलना था। और जैसे ही वो ये निस्वार्थ काम करती है, घर का वो माया जाल टूट जाता है। जो मेन दरवाजा गायब हो गया था वो वापस दिखाई देने लगता है। आरव घर से बाहर गिरता है। हाँ, और जब वो ऊपर मुड़कर देखता है तो रिया उस काले साये के सामने बिल्कुल निडर होकर खड़ी है। और फिर वो अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाती है, अपने आखिरी शब्दों के साथ, अलविदा आरव। इस बलिदान के बाद घर की उस शैतानी ताकत का जो बेस था वो ही हिल जाता है। उस साये को कभी किसी ने डर के बजाय निस्वार्थ प्रेम के साथ चैलेंज नहीं किया था। इसके बाद की जो घटना है वो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। स्रोत हमें बताता है कि अगली सुबह वो पुराना घर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था, राख बन चुका था वो। बिल्कुल। जहां कल रात तक एक विशाल श्रापित हवेली थी, वहां अब सिर्फ राख का एक बड़ा ढेर था। लोगों को लगा कि आरव भी अंदर जल गया होगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आरव घर के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हाँ, वो खामोश था, लेकिन उसके हाथ में रिया का वही सफेद कंगन था। यहाँ स्रोत की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जिसे मेंशन करना जरूरी है। वो कंगन अब सिर्फ एक आभूषण नहीं, उस अमर एहसास की निशानी थी जो वक्त की राख में भी नहीं जला। वाह। इस लाइन में जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा छुपा है। आग की ना एक फिजिकल लिमिट होती है। वो लकड़ी जला सकती है, पत्थर पिघला सकती है, इंसान का शरीर नष्ट कर सकती है, लेकिन आग किसी फीलिंग को, किसी याद को या किसी बलिदान को नहीं जला सकती। सही कहा। मुझे तो ये सफेद कंगन ना एक टाइम कैप्सूल की तरह लग रहा है। टाइम कैप्सूल? वो कैसे? मतलब जैसे हम एक टाइम कैप्सूल में किसी दौर की सबसे कीमती चीजें रखकर उसे जमीन में गाड़ देते हैं ना, ताकि सैकड़ों साल बाद कोई उसे देखे और समझे कि उस समय के लोगों के लिए क्या मायने रखता था। हाँ हाँ, बिल्कुल। इस कहानी में वो कंगन उस भयानक रात की राख के बीच एक ऐसा ही टाइम कैप्सूल है। आग ने सब कुछ मिटा दिया, लेकिन वो कंगन रिया के प्यार, उसके बलिदान और उसकी यादों को हमेशा के लिए अपने अंदर सेव कर चुका था। बहुत खूब। दुनिया के लिए शायद सिर्फ एक भूतिया घर जला था,
लेकिन आरव की उस गहरी खामोशी में अब रिया की वही आखिरी मुस्कान बसती थी। और यही वो पॉइंट है जहां ये घटना एक डरावनी कहानी की बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक किंवदंती, एक लेजेंड में बदल जाती है। रिया के उस आखिरी वाक्य, हर प्यार पूरा नहीं होता, कुछ प्यार सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं, का अर्थ अब पूरी तरह से साफ होता है। हम इंसानों की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा पूर्णता यानी कंप्लीशन की तलाश में रहते हैं। हाँ, हमें हर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है। एग्जैक्टली। लेकिन ये कहानी बताती है कि कुछ चीजें अपनी अपूर्णता में ही अमर हो जाती हैं। रिश्ता अधूरा रह गया, लेकिन वो अधूरापन ही जीवन भर का साथ बन गया। और ये बात कहानी के एंड में बहुत ही पोएटिक तरीके से साबित भी होती है। स्रोत में बताया गया है कि रिया अब उस घर का कोई डरावना हिस्सा नहीं है। आज भी जब बारिश की रात होती है और कोई इस पुराने रास्ते से गुजरता है तो उसे सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है, जो डराती नहीं है, धीरे मुस्कुराते हुए देखती है। उस रास्ते पर खौफ की जगह अब एक अजीब सी शांति ने ले ली है। वो एक अमर साया बन चुकी है, लेकिन दर्द या खौफ का साया नहीं, बल्कि एक अमर मोहब्बत का साया। ये हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल थॉट की ओर ले जाता है। वो क्या? कि जो चीजें या जो लोग हमसे छिन जाते हैं, क्या वे सच में खत्म हो जाते हैं, या वे एक अलग रूप में, एक साये की तरह या एक याद की तरह हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं। रिया का वो शांत साया इस बात का प्रूफ है कि प्यार और यादें मौत के पार भी अपना वजूद बनाए रख सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव के कंक्लूजन पर आएं, तो हमने देखा कि ये सफर सिर्फ एक खौफनाक कमरे, एक रहस्यमयी आईने और एक काले साये से शुरू हुआ था। लेकिन खत्म कहाँ हुआ? एक इमोशनल नोट पर। हाँ, ये खत्म हुआ इंसान के दिल की उस असीम कैपेसिटी पर, जहाँ नुकसान और बहुत गहरा दर्द भी एक खूबसूरत याद में बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा लेसन यही है कि लाइफ में हर चीज का मुकम्मल होना या उसका पूरा होना ही उसकी सफलता का पैमाना नहीं है। बिल्कुल। कुछ रिश्ते, कुछ यादें अधूरे रहकर ही उस सफेद कंगन की तरह वक्त की राख में चमकते रहते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। ये पूरी घटना हम सबको अपनी खुद की जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने पे मजबूर करती है। वो कैसे? मतलब हम अक्सर अपनी लाइफ में उन अधूरी चीज़ों या अधूरे रिश्तों को एक बोझ की तरह देखते हैं। हम इसी बात पर पछताते रहते हैं कि यार वो चीज़ पूरी क्यों नहीं हुई। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर हम अपना नज़रिया बदलें तो शायद हम ये देख पाएंगे कि वे अधूरी चीज़ें, वो दर्दनाक एक्सपीरियंस ही हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम आज हैं। जो अधूरा है, शायद उसकी खूबसूरती ही इसी में है कि वो कभी खत्म नहीं होता। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कंप्लीशन के इल्यूजन से कहीं ज्यादा रियल है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले ना, मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो इस स्रोत सामग्री के पन्नों के बीच ही कहीं दफन है। एक फाइनल थॉट। हाँ, हमने चर्चा की कि अगली सुबह वो विशाल घर जलकर खाक हो गया था। राइट। आमतौर पे कोई भी यही सोचेगा कि उस अलौकिक साये ने आग लगा दी होगी या शायद बिजली गिरने जैसी कोई घटना हुई होगी। लेकिन अगर हम शुरुआत में की गई बात पे वापस जाएं, तो हमने एस्टैब्लिश किया था कि वो घर एक स्पंज था जो केवल लोगों के डर और दर्द को सोखकर अपनी ताकत बढ़ाता था। एग्जैक्टली। नकारात्मक भावनाएं ही उसकी एकमात्र खुराक थी। हाँ, वो डर और डिप्रेशन पर ही जिंदा था। तो जरा इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचिए, जब रिया ने आरव का हाथ छुड़ाया और मौत को खुशी खुशी गले लगाया, तो उस पल वहां कोई खौफ नहीं था। बिल्कुल नहीं। इतनी तेज थी कि वो अंधेरा घर उसे हजम ही नहीं कर पाया। अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या वो आग सच में बाहर से लगी थी, या वो रिया के उसी निस्वार्थ बलिदान की तेज रोशनी थी जिसने उस शैतानी घर को अंदर से जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया? मतलब उसी चरम ऊर्जा ने उस घर के वजूद को ही खत्म कर दिया। हाँ, और रिया को बारिश की रातों में मुस्कुराने वाला एक अमर साया बना दिया। इस मिस्टीरियस और बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विचार पर सच में गौर कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि कुछ आग जलाने के लिए नहीं, बल्कि अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए लगती हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।